और आज जो हम PYQ करने वाले हैं ये करेंगे हम किसके, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। हुआ क्लियर। पहला क्वेश्चन है CPU स्टैंड करता है। तो ध्यान रखना जो CPU होता है इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसका और एक नाम भी है, वो है माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटा और जो इंफॉर्मेशन होती है उसे ये प्रोसेस करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसके जो सारे पार्ट होते हैं इसमें आकर जुड़ते हैं और सारे पार्ट को ये कंट्रोल करता है, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं किसे, CPU के। और जो CPU होता है इसके 3 भाग होते हैं, एक है ALU, एक है ECU और एक है MU। ALU यानी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और MU मतलब होता है मेमोरी यूनिट। हुआ क्लियर। इसमें एक रजिस्टर लगा होता है जो बहुत छोटा बहुत तेज स्टोर के लिए लोकेशन होती है। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक नहीं है। 4 घटक दिए हैं, 4 में से बोल रहा है कौन सा CPU का घटक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो CPU होता है इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह PC से जुड़े यानी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनको ये करता है कंट्रोल। यह कंप्यूटर द्वारा जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका करता है विश्लेषण। इसकी मापने की इकाई जो होती है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में होती है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए ये ध्यान रखना कि जो CPU है इसके 3 पार्ट। ठीक है, एक कौन सा है, एक है ALU, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट और एक होता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसके अंतर्गत जो है गणितीय और लॉजिकल कार्य होते हैं, जो गणित संबंधी होते हैं उसके लॉजिकल कार्य होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है, इसका जो ऑप्शन बी है वो जो है CPU का भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसके अंतर्गत अंकगणित और जो लॉजिकल यूनिट है इसका यहाँ काम होता है, इसलिए CPU का जो भाग है वो ऑप्शन बी तो है। ठीक है, रजिस्टर बताया था मैंने कि CPU में एक लगा होता है रजिस्टर जो बहुत तेज बहुत छोटी स्टोरेज लोकेशन होती है, ये भी होगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट बताया था CU यानी कि ये क्या है, कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो CPU है उसके आपको ABC तीनों पार्ट है, परंतु जो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन डी है ये एक्चुअली भाग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी जो पेन ड्राइव होती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका डाटा होता है उसे सेव रखने के लिए आप एक्स्ट्रा एडिशनल जो स्टोरेज के लिए आप लेते हो उसे कहते हैं द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि पेन ड्राइव। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है, इसलिए पेन ड्राइव जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। वह के लिए ध्यान रखना। इनमें से कौन सा कंप्यूटर CPU के लिए उपयोग आता है। बता चुका था कि C फॉर होता है कंट्रोल, P फॉर होता है प्रोसेस और U पर होता है यूनिट। ठीक है, और जो CPU होता है इसे हम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त करता है, उसका ये विश्लेषण करता है, इसलिए जो इसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या दिया है, माइक्रो प्रोसेसर। हुआ क्लियर, क्योंकि जो डेटा होता है जो सूचना होती है इसे ये संसाधित यानी कि प्रोसेस करने का कार्य करता है, इसलिए ये ध्यान रखना। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ध्यान रखना कि एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब आप जिसे छू सकते हो, सॉफ्टवेयर मतलब जिसे आप छू नहीं सकते। हुआ क्लियर? जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे आप छू नहीं सकते, जो हार्डवेयर होते हैं उसे आप छू सकते हो। इतना सा अंतर होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। हुआ क्लियर? ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक्चुअली जो कंप्यूटर होता है उसके जो आदेश होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। हुआ क्लियर? और जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली हार्डवेयर को चलाने का कार्य करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो आप हार्डवेयर को चला नहीं सकते। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अलग कर लीजिए आप किसे कि कौन सा हार्डवेयर है। ध्यान रखना कि जो कीबोर्ड है आप प्रेस करते हो, फिजिकल टच होता है, यानी कि ये हार्डवेयर है। सीपीयू, आप इसमें चिप लगी होती है आई चिप, इसे आप छू सकते हो, फिजिकल टच होता है, यानी कि ये भी क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर छू सकते हो, हार्डवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, जो ड्राइवर होते हैं ये जैसे कि आपने जैसे कि आपको कंप्यूटर में कुछ प्रिंटर को रन करना है, प्रिंटर का यूज़ करना है, तो प्रिंटर का अपना एक होगा ड्राइवर जो उसको चलाएगा। वो ड्राइवर पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो होता है एक सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्न में से इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ बोल रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ध्यान रखना कि दो डिवाइस होती है, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। जो कंप्यूटर होता है अगर आप उसे आप सूचना दे रहे हो, जिस माध्यम से दे रहे हो, जिस डिवाइस दे रहे हो, वो डिवाइस कहलाती इनपुट। और कंप्यूटर आपको जो सूचना डाटा दे रहा है, जिस माध्यम दे रहा है, वो कहलाती आउटपुट डिवाइस। हुआ क्लियर? कंप्यूटर को आपने दिए, जिस माध्यम से दिए वो कहलाएगा इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर ने आपको जो दिया, जिस डिवाइस के माध्यम से दिया, वो कहलाया आउटपुट। हुआ क्लियर? तब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एक है ट्रैक बॉल, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, प्लॉटर। तो जो ट्रैक बॉल है ये एक्चुअली क्या है? तो ये है आज का जो माउस है। उसी प्रकार बहुत पहले जब जनरेशन पहले रही होगी उसमें माउस का यूज़ किया गया था, ट्रैक बॉल। तो ये जो माउस जैसा आज का है वैसी माउस होता था। जहाँ पे आप देखना माउस को पलटाना, वहाँ पे आपको दिखेगा लेज़र पॉइंट। तो जहाँ जहाँ लेज़र जाता है वैसे ही वैसा कर्सर भी आपके कंप्यूटर में मूव करता है। उसी प्रकार जो जहाँ पर लेज़र आज है, सबसे पहले यहाँ पे थी बॉल। बॉल को जहाँ जहाँ आप ट्रैक करोगे, जहाँ ले जाओगे, तो उसी प्रकार कर्सर भी कंप्यूटर में वहाँ वहाँ रन करता था। तो जो ट्रैक बॉल है पहले का, आज का ये माउस है। हुआ क्लियर? जो ट्रैक बॉल है इसके जो जनक करता है, इनका नाम क्या है? तो वो है राल्फ बेंजामिन। क्या नाम है? राल्फ बेंजामिन। और जो माउस है, कौन सा माउस? माउस के जनक कौन है ये भी क्वेश्चन करता है, तो उनका जनक का नाम क्या है? वो है डगलस। क्या नाम है? डगलस। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम डगलस और रॉल्फ बेंजामिन याद होना चाहिए। ट्रैक बॉल का जो जनक है वो कौन है? रॉल्फ बेंजामिन ने बनाया था, डगलस ने बनाया था माउस। ठीक है, और जो इनपुट डिवाइस क्या होती है? माउस होता है कीबोर्ड जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। जो ऑप्शन ए है ट्रैक बॉल, ये इनपुट डिवाइस है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका पहला स्कैनिंग, दूसरा दिया है स्टोरिंग, तीसरा दिया है पॉइंटिंग, चौथा दिया है मल्टीमीडिया। ठीक है, स्कैनिंग ये बिल्कुल नहीं होते क्योंकि माउस स्कैनिंग नहीं करता। ठीक है, स्टोरिंग ये कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं होती कि ये चीज़ों को, डेटा को सेव रखे, ये भी नहीं होगा। पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, तो ध्यान रखना जो माउस
जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल है ये एक्चुअली पॉइंटिंग डिवाइस है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। ये नहीं बोल रहा है कि जो कंप्यूटर होते हैं उनके बीच में जो फाइलों का आदान प्रदान होता है किससे होता है? तो ये होता है आपका किससे? ये होता है ऑप्शन ए FTP। जो F का मतलब होता है यहाँ पे होता है फाइल, T का मतलब होता है ट्रांसफ़र और P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल किसी भी संचार या प्रक्रिया को कैसे किया जाए उसका एक नियम होता है, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो रूस के राष्ट्रपति आए तो डायरेक्ट जो है PM मोदी उनको रिसीव करने उनकी कार तक गए, और न्यूज़ में आपने सुना होगा कि PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने गए। तो जो प्रोटोकॉल तोड़ा है ये एक्चुअली एक प्रक्रिया होती है कि पहले जो पुतिन राष्ट्रपति है रूस के वो पहले किस किस से मिलेंगे, उसके बाद PM मोदी से मिलेंगे, एक प्रक्रिया होती है। परंतु इसको बिना फॉलो करे PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिल गए। तो जो प्रोटोकॉल होता है एक नियम होता है कि कोई भी चीज़ कैसे काम करेगी, उसका एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं प्रोटोकॉल। हुआ क्लियर? और जो FTP है ये एक्चुअली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो दो कंप्यूटर के बीच में फाइलों को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया है HTML। जो HTML है ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है H मीन्स होता है हाइपर, T मतलब होता है टेक्स्ट, M मतलब होता है मार्कअप और L मतलब होता है लैंग्वेज। ये जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वेब पेज जो होते हैं, ठीक है, इसको बनाने इसको डेवलप करने के लिए एक होती है लैंग्वेज जिसे हम HTML कहते हैं। हुआ क्लियर? जो URL है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। यहाँ जो है इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो संसाधन होता है, जो डाटा होता है, उसे पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? URL का। जो DNS है, DNS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है D फॉर होता है डोमेन, N फॉर होता है नेम, S फॉर होता है सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जिसे हम DNS कहते हैं। तो DNS जो होता है ये एक्चुअली वेबसाइट जो होती है, ठीक है, वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता है, और हर एक IP एड्रेस को आपको याद करना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें संख्या होती है 4, 32, 64 संख्या होती, उसे याद करना आसान नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको उसका डोमेन नेम पता है तो आप डोमेन नेम टाइप करोगे कहाँ पर? गूगल में। तो DNS जो है उस डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देगा IP एड्रेस में। हुआ क्लियर? तो डोमेन नेम सिस्टम इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी IP एड्रेस होता है उसे कन्वर्ट कर देता है। किसी भी डोमेन नेम सिस्टम, कोई भी वेबसाइट होगी उसका डोमेन नेम सिस्टम को वो IP एड्रेस में चेंज कर देता है, बदल देता है, जिस कारण से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाती, आपको सीधे वो वेब पेज खुल जाता है जिस वेब पेज का IP एड्रेस का आपने डोमेन नाम डाला है। तो ये होता है डोमेन नेम। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये यहाँ पे आपको चारों चीज़ पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन करता है इसलिए। ठीक है। अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं? तो इसका आंसर जो है आयोग ने माना था ईथरनेट और पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। सवाल उठता है कि ईथरनेट पोर्ट और पैरेलल पोर्ट का मतलब क्या होता है? तो जो ईथरनेट पोर्ट है ये एक्चुअली इसका यूज़ जो है वायर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, जिसमें प्रिंटर को कई कंप्यूटर के साथ जोड़कर इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसमें एक प्रिंटर होता है और बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, कहीं से भी आप प्रिंट दोगे प्रिंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसमें यूज़ होता है किसका? ईथरनेट का। हुआ क्लियर? जो पैरेलल पोर्ट होते हैं इसका मतलब होता था कि पुराने प्रिंटर मुख्य रूप से पैरेलल पोर्ट LPT जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्ट लाइन प्रिंटर
टर्मिनल के जरिए जोड़े जाते थे। हुआ क्लियर है? तो इसका आंसर ए और बी दोनों है, ध्यान रखना। कंप्यूटर सिस्टम में केस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये ध्यान रखना, जो होती है केस मेमोरी, ठीक है, ये जो होती है सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, मेन मेमोरी होती है, उसके बीच का भाग होता है। और इस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है, यानी कि कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का टाइम है, ये बहुत कम समय लेती है। तो जो केस मेमोरी होती है ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा को स्टोर करना, ठीक है। ये जो केस मेमोरी होती है इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, इसलिए सबसे तेज मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वह क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सीपीयू और जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच का भाग होता है केस मेमोरी। वह क्लियर। चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है पहले जान लीजिए। पिक्सल जो है ये डिजिटल जो इमेज होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। यानी आप जो मूवी देख रहे हो, आप जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज बनी है डॉट 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 से। बहुत से डॉट बन के एक इमेज बनती है। तो जो इमेज होती है, डिजिटल इमेज जो होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है पिक्सल। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग करते थे? तो ये ध्यान रखना कि जो कंप्यूटर है इसमें होता है प्रोसेसर यूज होता है। वो प्रोसेसर जो होता है इसके अकॉर्डिंग डेटा आपका या इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी प्राप्त होती है। प्रोसेसर तेज है तो आपको इन्फॉर्मेशन डेटा जो है जल्दी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अगर प्रोसेसर स्लो है तो आप डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्लो एक्सेस कर पाओगे। हुआ क्लियर? इसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर को 5 पीढ़ियाँ बांटा गया है, ठीक है। ये होगी आपकी पहली पीढ़ी, ये होगी आपकी दूसरी पीढ़ी, और ये होगी आपकी तीसरी पीढ़ी, ये होगी चौथी, ठीक है, और ये होगी 5वीं। तो हर एक पीढ़ी में एक प्रोसेसर लगा है जिसका नाम अलग अलग है। जैसे कि प्रथम जो पीढ़ी थी इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब, किसका? निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब का यूज हुआ था, ठीक है। जो दूसरी पीढ़ी है इसमें यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो तीसरी पीढ़ी है इसमें यूज हुआ था इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। और जो चतुर्थ पीढ़ी है इसमें हुआ था VLSI। इसका फुल फॉर्म होता है V यानी वेरी, L यानी कि लार्ज, S यानी कि स्केल, और I यानी कि इंटीग्रेशन, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो फिफ्थ पीढ़ी है उसमें यूज हुआ है ULSI। तो यहाँ पे U मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हर एक पीढ़ी में एक प्रोसेसर यूज हुआ है जिसके माध्यम से प्रथम पीढ़ी का पूछता है आपसे, तो उसमें हुआ है निर्वात ट्यूब, दूसरे में हुआ है ट्रांजिस्टर, तीसरे में हुआ है इंटीग्रेटेड चिप, चौथे में हुआ है VLSI, और पांचवें हुआ है ULSI, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है उसने? यहाँ पूछा है प्रथम पीढ़ी का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर है ये हुआ है आपका सेकंड में, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है ये हुआ है आपका थर्ड में, और जो फोर्थ में हुआ है VLSI, 5 में हुआ है ULSI। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था? बता चुका था मैं कि दूसरे में क्या हुआ है। दूसरे में हुआ है आपका ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर?
कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कई प्रकार के मल्टी प्रोग्रामिंग कार्य करने की क्षमता विकसित हुई थी? तो ये हुई थी आपका ऑप्शन सी में। इसमें यानी कि ऑप्शन सी यानी कि तृतीय पीढ़ी में, जहाँ पर आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ हुआ था, वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। वह के लिए ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिसे मशीन समझा जा सके? तो ये ध्यान रखना कि जो कंप्यूटर होती है उसे चलाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे ही कंप्यूटर है आपका। जैसे कि देखना ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके पास दो भाषा होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर को रन करने के लिए दो भाषा का यूज़ होता है। उसे कहते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज यानी कृत्रिम भाषा, जिसमें से एक भाषा है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, और दूसरी कौन सी है, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। वह क्लियर है। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? एक हो गया आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है, एक हो गया मशीन लैंग्वेज और एक हो गया असेंबल लैंग्वेज, ठीक है। जो असेंबल लैंग्वेज है ये एक्चुअली कंपाइलर और इंटरप्रिंटर का उपयोग करता है, यानी कि जो भाषा होती है सी, जावा, पाइथन, इन भाषा का उपयोग होता है, लेकिन इन भाषाओं को मशीन भाषा में बदलने के लिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रिंटर का उपयोग करना होता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है ये मशीन लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी कोड 0-1 को समझता है, लेकिन हम जो लैंग्वेज होती है कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इन भाषाओं का उपयोग करते हैं, और इन भाषाओं को यूज़ करने के लिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रिंटर का उपयोग किया जाता है। हुआ क्लियर? जैसे आपसे क्वेश्चन कर लिया कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है आपका C++, ठीक है, जावा, ठीक है, पाइथन, ये सब जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये एक्चुअली 0-1 जो अंक है, बाइनरी अंक, उस पर काम करती है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ठीक है। देखना यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है ये साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का है, इसलिए उनको समझ में आसानी से आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के होंगे उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमको समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दीजिए। तो मैं एक छोटा सा वीडियो और डाल दूँगा जो आप कमेंट करोगे उस चीज़ का, ठीक है। तो तनाव बिल्कुल मत लेना, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर हमको समझ में नहीं आया। आपको कोई भी दिक्कत हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, करेंट का हो, साइंस हो, बायो हो, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। पीएससी लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस पर मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो डाल दूंगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना चीज़ को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी और बी हो जाएगा। यदि कोई कथन अभिव्यक्ति वाक्यांतम रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है, उसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कभी ध्यान रखना कि आप ओनली जाना इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चनों में वहीं पढ़ना। यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, लिख रहे हो आप, ठीक है, उसमें कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी उसमें सब्जेक्ट गलत नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है, कोई भी उसमें करेक्शन की संभावना नहीं है, सभी सही है, ठीक है, कोई भी सिंटेक्स्ट एरर नहीं है किसमें, लैंग्वेज में। लेकिन निष्पादन यानी कि होता है एग्जीक्यूशन के दौरान कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो जो प्रोग्राम है वो सामान्य निष्पादन बाधित करता है, उसे कहते हैं एक्सेप्शन, यानी कि वो एक तरह से नहीं हो पा रहा है, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें कोई त्रुटि भी नहीं है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सेप्शन। हुआ क्लियर? यानी कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं, तब भी ये एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना।
यूनिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूनिक्स एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्य रूप से कमांड लाइन इंटरफेस का आधारित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कमांड आधारित इंटरफेस। ठीक है, अभी जो यूनिक्स आ रहे हैं वो एक्चुअली ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, लेकिन जो ओल्ड वाले यूनिक्स थे, ठीक है, वो कमांड आधारित इंटरफेस पर ही कार्य करते थे। तो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एक ऑप्शन ए वॉइस आधारित इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है, इसमें उपयोगकर्ता जो यूज़र होता है ये वॉइस के माध्यम से सिस्टम को इंटरेक्शन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिरी, ठीक है, एलेक्सा को आप बोलते हो कुछ चीज़ तो वो वॉइस आधारित इंटरफेस कहलाएगा। हुआ क्लियर। एक है कौन सा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच, अन्य इनपुट डिवाइस की मदद से आप विजुअली एलिमेंट्स के जरिए सिस्टम में इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि आपने टच स्क्रीन चलाते हो मोबाइल में, आप जो टच स्क्रीन चला रहे हो ये एक्चुअली कहला रहा है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है टच आधारित इंटरफेस, यानी कि वही ग्राफिक्स वाला जो बताया था वही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है या कौन सा होता है। तो जो यूनिक्स का जो पूरा नाम होता है ये क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1970 के दशक में बेल लैब्स ने, किसने, बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो केंद्रीय भाग कहलाता है वो कहलाता है कर्नल। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स, इसका जो सेंटर का भाग होता है, केंद्रीय भाग कौन सा होता है, तो वो होता है कर्नल। कर्नल क्या होता है, कर्नल जो है ये होता है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, प्लस ये होगा आपका सॉफ्टवेयर, इसके बीच में सेतु का कार्य करता है। हुआ क्लियर। तो कभी ये क्वेश्चन कर लिया कि कर्नल कार्य क्या है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का कार्य करने वाला होता है कर्नल। और कर्नल जो होता है ये केंद्रीय भाग होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 1970 में बेल लैब्स ने इसे विकसित किया गया था। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो ये कौन सी है, ओलॉग, मर्कुरी, OPS5 और ये ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो है 5वीं पीढ़ी के लैंग्वेज है। ये ध्यान रखना कि जो 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो होती है 5th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे कि मुख्यतः देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, लॉजिकल प्रोग्रामिंग पर आधारित होती है। इनमें से प्रोलॉग, OPS5 और मर्क्यूरी जैसी भाषा शामिल होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वह क्लियर, ध्यान रखना। ऑपरेशन सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है बूटिंग। क्या होता है, बूटिंग होता है। ठीक है, जैसे कि देखना ये आपका हो गया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को रन करने के लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें होती है मेमोरी। तो जो OS होता है वो लोड होता है किसमें, मेमोरी में होता है। और जो लोड होने की प्रक्रिया, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोड होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है बूटिंग। हुआ क्लियर। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है इसका मतलब क्या होता है, कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब होता है कि जो सोर्स कोड होते हैं उनको ये बाइनरी कोड यानी कि मशीनी भाषा में चेंज करता है कंपाइलर। हुआ क्लियर। जो डिबगिंग है इसका मतलब क्या होता है, तो डिबगिंग का मतलब होता है कोई सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई एरर है, कोई बग है, उसको खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं डिबगिंग। हुआ क्लियर। जो लोडिंग है, लोडिंग का मतलब क्या होता है, जो कंपाइलर होता है प्रोग्राम को
रैम में लोड करने की प्रक्रिया होती है, ताकि जो CPU है यानी कि कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट जो है इसे ये एग्जीक्यूट कर सके। तो ये होता है लोडिंग। हुआ क्लियर? चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पहले ये जान लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो ओपन सोर्स कोड होते हैं ये एक्चुअली सार्वजनिक रूप से, पब्लिक रूप से उपलब्ध होते हैं। जो यूज़र है वो उसको आसानी से देख सकता है, उसमें वो संशोधित कर सकता है, ये होते हैं ओपन सोर्स। लेकिन जो विंडोज़ है ये एक्चुअली बंद सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो सोर्स कोड होता है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन यहाँ पर जो यूनिक्स दिया है, यहाँ पे जो एंड्रॉयड दिया है, ये एक्चुअली ओपन सोर्स ओएस के एग्जाम्पल है। वह क्लियर? JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, आपकी जो फोटो होती है, ठीक है, ये JPG होती है, फॉर्मेट होती है, ठीक है। आपका जो वीडियो होता है ये MP4 में होता है, आपका जो ऑडियो होता है ये MP3 होता है फॉर्मेट में। जैसे कि मान लो ये आपका घर है, ठीक है। घर में देखना कि बच्चे लोग का रूम अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, माता पिता का अलग होता है, किचन अलग होता है, हॉल अलग होता है। इसी प्रकार से आपकी फ़ोटो के लिए फॉर्मेट अलग होगा, वीडियो के लिए फॉर्मेट अलग होगा, ऑडियो के लिए फॉर्मेट अलग होगा। वह क्लियर? तो जो JPEG है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग होता है? जैसे बताया था मैंने कि एक घर है, ठीक है। तो घर में बच्चे यहाँ रहेंगे, माता पिता यहाँ रहेंगे, बड़े यहाँ रहेंगे, हॉल में सब रहेंगे, खाना किचन में खाएंगे, ठीक है। इन सब का एक अलग से स्टोर करने का एक तकनीक होती है कि यहाँ पे रहेंगे, तो वो चीज़ बढ़ जाती है, तो जो ट्रैफिक है वो बढ़ नहीं पाता। इसी कारण से जो हर एक चीज़ का अपना एक स्टोर करने का होता है फॉर्मेट। जो इमेज है वो उसका जो स्टोर करने का होता है फॉर्मेट वो होता है JPEG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? MPEG का अर्थ क्या होता है? तो MPEG का अर्थ होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये एक जो है इंटरनेशनल मानकी संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन IEC से एड होता है। उसके साथ एक कार्य करने का संघ है जो ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के लिए मानक विकसित करता है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, खालिस्तान कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी कुकी। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल में बार बार, ठीक है, तो जो कुकीज़ है वो आपको जान लेता है कि आप इस चीज़ को सर्च करते हो, फिर उसमें जाके देखते हो कि इसमें क्या क्या दिया है। तो कुकीज़ जो है ऐसे ही आपकी जो लॉगिंग आईडी हो गई, ठीक है, साइटें हो गई, इन सभी आईडी को वो अपने आप में सेव कर लेता है, ताकि जैसे ही आपने P दबाया या ऐप दबाया तो आपका ऐप भी खुल जाएगा, जैसे ही आपने I दबाया तो इंस्टा खुल जाएगा, जैसे ही आपने G दबाया तो जियोग्राफी खुल जाएगा, जैसे ही आपने C दबाया तो कंप्यूटर खुल जाएगा। इस प्रकार से कुकीज होती है। तो ये जो है एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर में ब्राउजिंग जानकारी को संग्रहित करती है। क्या कहलाती है? कुकीज। क्या कहलाती है? कुकीज कहलाती है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको DNS दिया है, यहाँ पे आपको URL दिया है, यहाँ पे आपको प्लेग इन दिया है। ये सभी जो है, ये तीनों चीज़ जो है मैं पार्ट 1 जो लेक्चर हुआ था उसमें कर चुका हूँ एक्सप्लेन। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्राइटेरिया संतुष्ट करता है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो O ऑब्जेक्ट यानी O, ओरिएंटेड यानी कि OP यानी कि प्रोग्राम, यानी कि
OOP क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग प्रतिमान है जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के आधार पर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और डिज़ाइन करता है, उसका एक केंद्र होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको पॉलीमॉर्फिज्म ये भी होता है, इनहेरिटेंस ये भी होता है, और ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन ये भी होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम ओवर राइटिंग, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन आप यूज़ करते हो, जैसे कि आपने जो आपकी FB ID होगी, आपकी जो इंस्टा ID होगी, आपने अगर उसको प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, पब्लिक करा है, तो सभी लोग आपकी फ़ोटो आपके फ्रेंड को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर उसको प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, तो आपकी फ़ोटो आपके फ्रेंड को कोई भी दूसरा व्यक्ति जो आपका फ्रेंड नहीं है वो नहीं देख सकता। हुआ क्लियर? तो ये जो चीज़ होती है ये आपके डाटा को सिक्योर रखता है कोई बाहरी हस्तक्षेप ना होने से। हुआ क्लियर? तो ये कहलाता है इनक्रिप्सुलेशन। आया समझ में? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में बाइनरी डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये एक्चुअली बाइनरी पद्धति पर ही काम करता है, जो 0-1 होती है, 0 और 1 की पद्धति पर ही आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो काम करता है। हुआ क्लियर? ठीक है। जो 0-1 है, जो पद्धति है, इसका आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे कर लेगा, किसने किया आविष्कार? ठीक है, किसने किया है? तो वो किया है जॉर्ज, क्या नाम है उसका? जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले ने इसका आविष्कार किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी IMP लगा लेना। जो जॉर्ज बूले है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने बाइनरी नंबर का विकास किया है, इसका आविष्कार किया है, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है ये एक्चुअली हमारा बाइनरी पद्धति पर ही काम करता है, भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपका बिट। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको दिया है निबल, वर्ड और बाइट, ठीक, ये क्या होता है? अब यहाँ पे दिया है आपका निबल। निबल क्या होता है? 4 बिट्स का होता है निबल, ठीक है। जो बाइट है, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, जब 8 बिट्स मिलेंगे तब एक बाइट बनता है। जो वर्ड है ये एक्चुअली प्रोसेसर के आधार पर 16, 32 या 64 बिट्स का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको इतना डीप जानना नहीं है, ये जान लेना कि 4 बिट्स इज इक्वल टू निबल, 8 बिट्स इज इक्वल टू बाइट। वह के लिए ध्यान रखना चीज का। संगणक में यानी कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी? बता चुका हूँ, सबसे छोटी है कौन सी है? तो वो है बिट, ठीक है। और जो बिट है इसका आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद होना चाहिए, वो है जॉर्ज बूले ने इसका आविष्कार किया था। वह क्लियर? जो आपका कंप्यूटर होता है ये एक्चुअली 0-1 पर ही काम करता है। वह क्लियर? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है आपका 8 बिट्स। बताया था मैंने कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वो होते हैं 8 बिट्स। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। 1 टेराबाइट्स में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, जब 10-24 क्या बाइट्स ये मिलेंगे तो आपका बनेगा 1 KB बनेगा, 1 किलोबाइट, ठीक है। जब 10-24 किलोबाइट ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक बनेगा MB बनेगा, ठीक है। जब 10-24 MB मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक बनेगा GB बनेगा, ठीक है। जब 10-24 GB बनेगा मिलेंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बनेगा, ठीक है। तो ये जो टेबल याद रखना कि 10-24 बाइट जब मिलेंगे तो वो बनेगा 1 KB, और 10-24 KB जब मिलेंगे तो वो बनेगा 1 MB। जब 10-24 MB मिलेंगे तो वो बनेगा 1 GB। जब 10-24 GB मिलेंगे तो वो बनेगा 1 टेराबाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा है उसने 1 टेराबाइट यानी कि TB। TB में कितने
मेगाबाइट यानी MB पूछा है, ठीक है। जैसे कि देखना यहाँ पे बना है 1 टेराबाइट, और यहाँ पे जो 1 टेराबाइट बना है ये कैसे बना है, ये बना है 1024 GB मिलके 1 टेराबाइट का निर्माण करते हैं। हुआ क्लियर? इतनी क्लियर होगी बात। परंतु यहाँ पूछा है आपका क्या, MB पूछा है। तो यहाँ पे देखना 1024 MB मल्टीप्लाई 1024 MB, ठीक है। इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 टेराबाइट बनेगा। कैसे देखना, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 1,84,576, और ये जो इकाई होगी ये बनेगा आपका 1 TB बनेगा। और क्लियर? अब मुझे इतना इसलिए पता है क्योंकि मेरा जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहा है, तो हमने ये सब कुछ इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप इतनी संख्या याद मत रखना, आप ओनली इतना रखना कि जो 1024 बाइट है वो इज इक्वल टू है 1 KB के, 1 KB यानी कि 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, और 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। इससे आप सारे क्वेश्चन को हल कर लोगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024। वह क्लियर? ध्यान रखना। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया था मैंने कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB, ठीक है। GB में कितने बोल रहा है वो, इतने मेगाबाइट यानी कि MB होते हैं, ठीक है। तो 1024 क्या जब मिलते हैं MB तो क्या बनता है, वो बनता है GB। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1024, ऑप्शन ए 1024। 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। वह क्लियर है? ध्यान रखना। 1 टेराबाइट समतुल्य होता है तो ये होता है ऑप्शन डी 2⁻40 बाइट का होता है 1 टेराबाइट समतुल्य, ठीक है। 1 गीगाबाइट समतुल्य होता है, इसका आंसर होगा 1 गीगाबाइट समतुल्य होता है 10⁻13, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट एंड जनरल साइंस में आया है। बाइनरी संख्या 1011 एक दशमलव समतुल्य है, तो जो संख्या है आपकी बाइनरी 2 दशमलव कैसे बनती है तो वो जान लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि आप देखना, इसे आप लिखना 1 0 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना आप 2 2 2 2 2, ठीक है। अब इसको उल्टा लेके आना, 0 रेस्टो पावर 1 रेस्टो पावर 2 3 और 4 रेस्टो पावर, ठीक है। अब जो है आपका 0 रेस्टो पावर कितना होगा, ये 1 होगा, ठीक है। 2 रेस्टो पावर 2 ओनली 2 होगा, 2 रेस्टो पावर 2 कितना होगा, वो होगा 4, 2 रेस्टो पावर 3 कितना होगा, वो होगा आपका 6, और 2 रेस्टो पावर 4 कितना होगा, वो होगा 16, ठीक है। अब जो ये संख्या आई है, इससे इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, इसका क्या आंसर होगा, 1 × 1 1 होगा, ठीक है। 2 × 1 2 होगा, ठीक है। 4 × 1 4 होगा, 6 × 0 0 होगा, 60 × 1 16 होगा, ठीक है। अब इन सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 4 20 और 2 22 और 1 23, कितना हो जाएगा 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वह क्लियर? ये समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे और अच्छे से समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको आएगा इस टाइप का, मतलब PSC में या कोई भी एग्जाम में PSC की, तो आपको बनना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल। वह क्लियर? ध्यान में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे दी गई है आपकी बाइनरी संख्या, ठीक है। यहाँ बोल रहा है रेशो पावर 8 ऑक्टेन नंबर के बराबर होता है। इसे आप वैसे निकालना, इसे निकाला मैं इसके पहले, ठीक है। टाइम बहुत चल जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 200, वो होगा 321 रेशो पावर 8। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ना बने तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे छोटा सा लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है।
हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त प्रतीक सेट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली एक संख्या, कौन सी, 16 संख्या, 16 संख्या प्रणाली है जो 16 अलग अलग सिंबल का उपयोग करती है। जैसे कि 1 से लेकर 16 तक ये आपका संख्या दी गई है और ये संख्या जो है ABCD के जो सिंबल होती है उसका यूज़ करती है। ठीक है, तो इन प्रतीकों में 0 से 9 तक के अंक होते हैं और A से लेकर F तक के अक्षर शामिल होते हैं। जहां पर A इजिकल टू होता है क्या, A इजिकल टू होता है 10, B इजिकल टू होता है 11 और F इजिकल टू होता है 15। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 9 और A से F तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है? तो ध्यान रखना ये आपका है कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर में 3 प्रकार की होती है मेमोरी। ठीक है, 1, 2 और 3। कौन कौन सी होगी? एक होगा आपका रोम, एक होगा आपका रैम और एक होगा आपका केस मेमोरी। ठीक है, ये 3 प्रकार की मेमोरी होती है, रोम, रैम, केस मेमोरी। तो जो रैम होती है, तो जो रोम होती है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो केस मेमोरी होती है ये एक्चुअली CPU और मेमोरी के बीच में होती है। ठीक है, और इसमें से जो रोम होती है ये स्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पे डेटा सेव कर दिया तो वो डेटा तब तक रहेगा जब तक आप उसे डिलीट ना करो, तो वो होती है रोम में से होता है आपका हर डेटा। पर जो रैम है, रैम एक्चुअली क्या होता है कि ये जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक है, और कंप्यूटर चालू होने के साथ जो आप डेटा यूज़ करते हो वो डेटा यूज़ होता है, सेव होता है रैम में। पर जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है तो रैम से वो सब चीज़ हट जाती है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी कौन सी होती है? ये मेमोरी होती है अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित प्रकारों को मेमोरी को डेटा ट्रांसफर गति के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे कम होगा, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक। ठीक है, तो सबसे तेज मेमोरी यहाँ पर कोई है तो वो है आपका केस मेमोरी, लेकिन यहीं पर आपका होता रजिस्टर। ठीक है, तो ये सबसे तेज मेमोरी होती। तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होने की प्रोसेस है सबसे धीमी किसमें होती है? तो वो होती है आपका, सबसे धीमी किसमें होती है? तो वो होती है ऑप्शन ए। पहले ए आ जाएगा। ठीक है, ए फॉर होता है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। जो HDD है इससे थोड़ा सा तेज डेटा ट्रांसफर होता है SSD में यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइवर में, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर। हुआ क्लियर? फिर इससे तेज होता है रैम में। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इससे तेज होता है, फिर इसके बाद आता है आपका डी आएगा यानी कि केस मेमोरी में। ठीक है, अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो रजिस्टर बाद में आता आपका ई मान लो, यानी कि रजिस्टर जो है सबसे तेज डेटा ट्रांसफर होता है इसमें से। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि केस मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी दोनों ही मेमोरी की स्पीड अधिक है, परंतु रजिस्टर की क्यों है और केस की क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना, जो CPU के करीब में होती है केस मेमोरी इसलिए तेज होती है, लेकिन इससे ज़्यादा तेज होती है किसकी? वो होती है रजिस्टर की। क्यों होती है? क्योंकि ये CPU के अंदर होता है। इसलिए मैं बता चुका था कि हम जब पढ़े थे CPU का एक पार्ट रजिस्टर भी है जो डेटा को सेव करने का काम करता है और सबसे त्वरित रिजल्ट पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी कि आपको दिख रहा है ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। अगर रजिस्टर होता है तो ई भी आता। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना चीज़ को। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है?
ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि माध्यम मेमोरी होती क्या है। जो माध्यम मेमोरी होती है वो एक्चुअली इसमें हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आदि आते हैं। ये स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करते हैं, यानी कि माध्यम मेमोरी वो कहलाती है जो डेटा को स्थायी रूप से सेव करती है। तो ध्यान रखना, इसमें से जो रैम होता है, लेकिन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यानी कि RAM होती है, ये एक्चुअली स्थायी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डाटा जो है ये चला जाता है। ठीक है, और जो माध्यम मेमोरी होती है कौन सी होती है, वो सभी स्थायी मेमोरी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है। नहीं है तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी है। वह क्लियर, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिया था, छोड़ दो इसे। तो XML का पूरा नाम क्या है? जो X मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह क्लियर। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आज आप जो कैनवा यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हो, इसके पहले अगर मान लो आपको किसी PDF का नाम हटाना हो, किसी PDF में फ़ोटो हटाना हो, किसी PDF में फ़ोटो ऐड करना हो, तो वो एडोब रीडर से होता था, जो क्या है, जो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एडोब रीडर जो है एक तरह का फोटोशॉप है। वह क्लियर, ध्यान रखना चाहिए। MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूज़र इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ध्यान रखना, MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक CUI यानी C फॉर कैरेक्टर्स, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यूज़र को कार्य करने के लिए टेक्स्ट कमांड टाइप करनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कमांड आधारित इंटरफेस। वह क्लियर। जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता तो HTTP में कौन सा स्टेज कोड लौटाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, ये सभी जानते हो, जब कुछ सर्च करते हो आप और उसके बाद उस सर्वर में कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता तो 040 नॉट फाउंड स्टेट्स कोड लौटाया जाता है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो आपका HTTP है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जो अब तक आपके 2012 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं, सभी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए उसे PDF के लिए।